मैं सुमित शर्मा अपने चैनल लॉ नॉलेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम सभी लोग भारत का संविधान पढ़ रहे थे। भारत के संविधान से लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं, चाहे वो सिविल जज हो, एटीपी हो, एसएससी, पीएससी या बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम हो या अन्य कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में भारत के संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत संसद किसी नए राज्य की स्थापना या संरचना कर सकती है? सही आंसर अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अधीन संसद किसी नए राज्य की संरचना कर सकती है। अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति है। लॉ के द्वारा संसद कर सकती है। संसद किसी भी राज्य क्षेत्र की सीमा को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य के नाम परिवर्तित कर सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 2000 में हुई थी और उसके पहले ये मध्य प्रदेश में ही था। वे अलग से बन गए, मध्य प्रदेश राज्य से अलग होके छत्तीसगढ़ राज्य बन गया सन 2000 में। और एग्ज़ाम्पल के लिए नाम भी परिवर्तन कर सकती है। तो उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद है उसका नाम प्रयागराज कर दिया गया। तो ये किसको पावर है? पार्लियामेंट को पावर है। अगला प्रश्न जो रहेगा संविधान की विशेषता से है। इसमें पहला प्रश्न है, यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान का ढांचा, जो सही आंसर है, स्वरूप में संघात्मक एवं आत्मा में एकात्मक है। भारतीय संविधान का ढांचा स्वरूप से संघात्मक एवं आत्मा से एकात्मक है, जो भारतीय समाज की प्रवृत्तियों को देखते हुए व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही है, क्योंकि संघात्मक ढांचे से कहीं अधिक देश की एकता और सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है। एसआर मुंबई बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिव्यक्त किया कि भारतीय संविधान का एक परिसंघी संविधान है और परिसंघवाद संविधान का आधारभूत ढांचा है। भारतीय संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, परिसंघात्मक या फेडरल, एकात्मक या यूनिटरी। एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में शामिल होती है, जो प्रायः केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है। प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत परिसंघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों में विभाजन रहता है और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से सामाजिक दस्तावेज है। यह कथन किसका है? ग्लेन बिल ऑस्टिन का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लेखक ने भारतीय संविधान को अर्ध परिसंघात्मक कहा है? किसने कहा है? प्रोफेसर केसी वियर ने। प्रोफेसर केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान अर्धसंघी या क्वासी फेडरल संविधान है, अथवा एकात्मक राज्य जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में, न कि एक संघात्मक राज्य जिसमें एकात्मक तत्व सहायक कहे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारतीय संविधान एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है? इसका सही आंसर सर आइवर जेनिंग्स ने। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि भारतीय संविधान एक केंद्रीय प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान को अर्धसंघी या क्वासी फेडरल संविधान कहा है। ऑस्टिन ने सहकारी परिसंघी संविधान की संज्ञा दी है। जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व की सबसे बड़ा संविधान कहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है प्रतिबद्ध न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है, न कि परिसंघकल्प, लेकिन चूंकि संघात्मक इस संविधान की खंडित है और यह कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति से युक्त हो जाता है, अतः इसे परिसंघकल्प कह सकते हैं। जबकि संविधान की विशेषता में स्वतंत्र न्यायपालिका आती है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका का उल्लेख नहीं है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। न्यायपालिका, हमारे भारत की न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका महत्वपूर्ण
का महत्वपूर्ण कार्य नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना है। भारतीय संविधान में नागरिकों को अनेक मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने न केवल संविधान का वरन नागरिकों के मूल अधिकारों का भी संरक्षक तथा जागरूक प्रहरी है। संविधान में न्यायपालिका को बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है। मूल अधिकार हम लोग जानते हैं कि मूल अधिकार वे अधिकार हैं जिसका उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सर्वोपरि है? तो सही आंसर है संविधान। भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत का संविधान सर्वोपरि है। भारत के अन्य सभी अंग इसी से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन में कौन सर्वोपरि है? संविधान, संसद, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय। तो संविधान के अंतर्गत ही संसद होती है, जो आर्टिकल 79 ने बताया। राष्ट्रपति भी संविधान के अंतर्गत ही आता है। भारत के एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 ने बताया। उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी, उच्चतम न्यायालय जो है भारत के संविधान में ही आता है। तो सर्वोपरि कौन है? संविधान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस अभिलक्षण को हमने इंग्लैंड या यूके के संविधान से ग्रहण नहीं किया है? उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान में समाविष्ट उच्चतम न्यायालय का प्रावधान इंग्लैंड या यूके के संविधान से ग्रहण नहीं किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान अवशेष शक्ति सुरक्षित करता है संघ की। भारतीय संविधान संघ की अवशेष शक्ति सुरक्षित करता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और उसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, अनुच्छेद 53 ने बताया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रणाली क्या है? संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान की प्रणाली संसदीय प्रणाली है, जो कि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, भारत के संविधान के बारे में यह किसका कथन है? संविधान ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघकल्प है। के.सी. वियर। संघवाद शासन व्यवस्था के प्रमुख विद्वान तथा संविधानविद के.सी. वियर का मत है कि भारतीय संविधान ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघीकल्प या अर्धसंघी या क्वासी फेडरल प्रकृति का है। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधानों को वकीलों का स्वर्ग कहा है। धन्यवाद।